नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे अमित शाह। तो ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास कैंप है, जहां नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे अमित शाह। ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास है ये कैंप, जहां दूसरी तरफ नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस दौरान संबोधित भी कर सकते हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये दौरा रहने वाला है, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें से ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ कैंप में वृक्षारोपण का पौधारोपण का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जहां इस कैंप में मौजूद होंगे। तो ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास ये कैंप है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद होंगे। इसके साथ ही नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम है और इसमें भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा रहने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का लखनऊ दौरा, आज विस्तारकों के साथ बैठक करेंगे। सुनील बंसल हारी हुई 14 सीटों को लेकर बैठक में होगा मंथन। राष्ट्रीय महामंत्री विस्तारकों को नई टिप्स देंगे। तो आज दोपहर 1:30 बजे प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होनी है। यूपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटें, बीजेपी की नजर उस पर है। बंसल पर हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। विस्तारकों की रिपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व की रहेगी नजर। पीएम मोदी भी सभी विस्तारकों संग कर चुके हैं संवाद। तो 14 सीटें जो कि लोकसभा चुनाव में हारी हुई थी, उन सीटों पर नजर है। विस्तारकों की रिपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व की नजर रहेगी। पीएम मोदी भी सभी विस्तारकों संग पहले ही संवाद कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का लखनऊ दौरा, तो आज विस्तारकों के साथ बैठक रहेगी सुनील बंसल की। और देखिए, इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 14 सीटें हैं, जहां पर कमल नहीं खिला था। और कहीं ना कहीं सबसे पहले उसी तमाम लोकसभा सीटों पर नजर बनाई गई है जहां कमल नहीं खिले थे, और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। विस्तारकों संग चर्चा होगी कि आखिर उन 14 सीटों पर कैसे कमल खिलाने का काम किया जा सकता है, क्या रणनीति तय की जाए ताकि वो 14 किले भी भेज सके बीजेपी। तो विस्तारकों के साथ पहले प्रधानमंत्री ने भी संवाद किया। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज सुनील बंसल के साथ जो बैठक रहने वाली है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगी। लखनऊ दौरा है उनका, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 14 सीटों की खास बात की जा रही है, जहां पर बीजेपी ने अभी किले भेद नहीं किए हैं, और उन्हीं 14 सीटों पर खासकर फोकस रहने वाला है। राष्ट्रीय महामंत्री है सुनील बंसल, उनका लखनऊ दौरा। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की नब्ज उनको पता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना था, ठीक उससे पहले उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम उन्होंने प्रयोग किया, चाहे पन्ना प्रमुख का प्रयोग हो, चाहे बूथ स्तर की राजनीति की जगह जो है मुरादाबाद शामिल है, सहारनपुर शामिल, तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं अलग से जो है रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा और बसपा एक साथ थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी रास्ता चल चुकी है और बसपा इस बार कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने की जुगत में है।
हालांकि वो कुछ छोटी पार्टियों से संपर्क साध रही है, लेकिन अभी तक उसकी बात नहीं बनी। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब सुनील बंसल लखनऊ पहुंचेंगे, इस दौरान कहीं ना कहीं विस्तारक होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, विस्तार पर चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं उनको रोड मैप बताएंगे किस तरीके से क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इन 14 सीटों के लिए, क्योंकि 16 सीट जिन सीटों पर हारे थे उसमें से कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर हार का अंतर काफी कम था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब वहां के लिए अलग से रणनीति तैयार करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उस रणनीति को जमीन पर उतारेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए इसी को लेकर तैयारियां भी तेज की जा रही है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और जब ये बैठक होगी तो देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। यूपी के 100 बीजेपी विधायक जाएंगे मध्य प्रदेश, पार्टी के लिए चुनावी सर्वे करने जाएंगे ये 100 विधायक। यूपी के 100 विधायक पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। तो आज भाजपा के 100 विधायक मध्य प्रदेश जाएंगे। हर विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। एक सप्ताह तक चुनाव के लिहाज से सीट की था देंगे। वहीं सभी विधायक मौजूदा स्थिति का आकलन भी करेंगे। स्थिति का आकलन केंद्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट भी देंगे। तो यूपी के 100 विधायक आज मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी के 100 विधायक, जो कि उत्तर प्रदेश के ये 100 विधायक हैं, वो मध्य प्रदेश जाकर चुनावी माहौल बनाने का काम करेंगे। हर एक विधायक हर एक विधानसभा में मौजूद होगा। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कहीं ना कहीं देखिए लगातार चुनावों का दौर चलने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश में भी, चूंकि विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर हर पार्टी माहौल बनाने में लगी हुई है। और इस बीच बीजेपी ने भी बड़ा कदम उठाया है और इसमें उत्तर प्रदेश के 100 विधायक मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जहां चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बताया जाए तो मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में चुनावी ऐलान होना है चुनावों का। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब मध्य प्रदेश में जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरीके से बेहतर काम किया है इसको लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जाकर के बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार होने के क्या फायदा। निश्चित तौर पर लगभग 100 विधायक उत्तर प्रदेश के हैं वो जो मध्य प्रदेश जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है या फिर किसी चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पर लगभग अभी चुनाव में शेष है और उससे पहले ही उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पे पूरी तरीके से आ चुकी है। और इससे पहले भी देखा गया जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, जब गुजरात में चुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को लगाया गया था। वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने चुनाव प्रचार किया था। निश्चित तौर पर क्योंकि विधायक वो कड़ी होते हैं कि जो जनता से सीधे जुड़ाव कर सकते हैं, उनका बातचीत करने का तरीका बेहद सरल होता है, क्योंकि कोई भी राजनेता होता है जनता की नस भापता उसके बाद ही उससे बात करता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को अब जिम्मेदारी दी गई है, वो मध्य प्रदेश में जाकर के चुनावी माहौल बनाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, यूथ 20 समिट का उद्घाटन कार्यक्रम। आज सीएम योगी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होना है, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करते रहेंगे। आपको बताते चले कि वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। कहां, जहां पे कल हमने देखा था काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पूजा अर्चना के बाद तमाम अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आए, बैठक लेते हुए नजर आए। तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे और इसके साथ ही जो कुछ कार्य चल रहा है उसका अवलोकन भी किया। जिसके बाद आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में दबंगों का कहर, दबंगों ने किन्नर को जमकर पीटा। मारपीट में किन्नर बुरी तरह घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाना हुसैनगंज के लोको चौकी क्षेत्र का यह मामला है। तो राजधानी लखनऊ में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों ने किन्नर को जमकर पीटा। तो मारपीट में किन्नर बुरी तरह घायल, इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। तो राजधानी में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, जहां दबंगों ने किन्नर को जमकर पीटा। इस दौरान मारपीट में किन्नर बुरी तरह घायल।
वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो किस तरह से लगातार राजधानी में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, दबंगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बिहार में चल रहे जातीय आधारित सर्वे मामले में सुनवाई। आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिहार में जो जातीय सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर आज सुनवाई होनी है और इस जातीय जनगणना को रोका जाए, इस पर सुनवाई है। आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहने वाली है। इस दौरान क्या कुछ रहेगा इस सुनवाई में, ये देखना होगा। तो याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो बिहार में चल रहे जातीय आधारित सर्वे पर उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी बातें कही। हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। तो हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले में ये सुनवाई रहेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था और इस दौरान कहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। खबर मेरठ से, जहां शराब के नशे में बाइक चला रहे युवक को टोकना पड़ा भारी। आधा दर्जन युवकों ने की मकान पर चढ़ाई, मकान में तोड़फोड़ कर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। घटना की पूरा वीडियो मोबाइल में कैद हुआ। तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मेरठ में दबंगों का कहर लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से बेखौफ ये दबंग नजर आ रहे हैं। तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, किस तरह से दबंगों का बोलबाला है। शराब के नशे में बाइक चला रहे युवक को टोकना भारी पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दौरा, आज तेलंगाना जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे खड़गे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तेलंगाना दौरा रहने वाला है। चूंकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पार्टियां अपनी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच तेलंगाना में तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में पार्टियां जुटी हुई हैं और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ये तेलंगाना दौरा आज। बीजेपी बीते कुछ दशक में ट्रेंड सेटर पार्टी बन गई है, यानी वो ट्रेंड सेट करती है, बाकी लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में वर्चुअल रैली जब होनी थी तो अधिकांश दलों के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन बीजेपी वर्चुअल रैली का प्रयोग 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कर चुकी है, जब 3D तकनीकी के जरिए तत्कालीन सीएम नरत्व अब समझ में आया है। सवाल उठता है कि क्या देरी से की गई तैयारी विपक्ष को भारी तो नहीं पड़ने वाली है। सवाल यह भी है कि बूथ मैनेजमेंट के मामले में विपक्ष की रणनीति क्या वाकई बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। एनडीए की रणनीति पर बढ़ा पीडीए, चुनावी तैयारी में बीजेपी सब पर भारी। देर से जागा विपक्ष तो याद आए बूथ, बूथ साधने में कौन किस पर भारी।
बीजेपी की तर्ज पे अब समाजवादी पार्टी भी बूथ मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट पे विशेष जोर दिया जा रहा है और खासकर हो रही समाजवादी पार्टी की बैठकों में इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति समाजवादी पार्टी को इतनी देर से क्यों याद आई? हार दर हार झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए क्या बूथ मैनेजमेंट उतना ही कारगर होगा जितना बीजेपी के लिए अब तक होता रहा है? और क्या बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की टक्कर में समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट भारी पड़ जाएगा? इन तमाम सवालों को समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने विश्लेषण किया है कि 80 में से 35 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव है। ये वो सीटें हैं जो या तो कभी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है या फिर दूसरे नंबर पर रही। इन सीटों पर बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस है। सपा के निशाने पर फ्लोटिंग वोटर हैं। फ्लोटिंग वोटर वो होते हैं जो कभी किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। माहौल देखकर वोट करते हैं ये फ्लोटिंग वोटर। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 10 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें पीडीए का खास ख्याल रखा गया है। इन कमेटियों को 100 लोगों से संपर्क का टास्क दिया गया है। बूथ कमेटियों के ऊपर सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं। हर सेक्टर कमेटी 10 से 12 बूथ कमेटियों के कामकाज पर नजर रखेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा में 6 जोन और हर जोन में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का ये वो मॉडल है जिसका प्रयोग बीजेपी 2014 से पहले से करती आई है। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, जिसके माहिर खिलाड़ी गृह मंत्री अमित शाह और सुनील बंसल माने जाते हैं। याद करिए, 2014 से पहले जब मोदी शाह की जोड़ी गांधीनगर से दिल्ली पहुंची थी तो उनके पास बूथ मैनेजमेंट का वो मॉडल था जिससे गुजरात में नरेंद्र मोदी को अजय बना रखा था। बतौर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने 2014 में इस फॉर्मूले पर रणनीति बनाई और नतीजा हुआ कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली और सूबे के 80 में से 73 सीटें सहयोगियों के साथ जीत गई। फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ये रणनीति खासी कारगर रही और विपक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीजेपी के इसी फॉर्मूले के सहारे अब विपक्ष भी खुद को खड़ा करने की जुगत में लगा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठक की और जोन वाइज इसकी जिम्मेदारी भी बांटी। यानी बीजेपी की रणनीति को विपक्ष ने भी मुफीद मान लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ नकल की रणनीति अपनाने भर से विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? और क्या जिन बूथों पर बीजेपी पिछले 10 साल से मजबूत है उन बूथों पर बीजेपी की रणनीति की काट तलाश पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। क्या 2024 की सियासी लड़ाई का सेंटर सनातन बनेगा? ये सवाल इसलिए कि इन दिनों खुद को ज्यादा बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ मची है। कांग्रेस के नेता चुनावों के दौरान मंदिरों का चक्कर काटते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नैमिषारण्य से की। इसका भी संदेश समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ताजा बयान आया है पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का, जिनके मुताबिक भारत के जो भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू है। चुनावी माहौल में इस बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है और सवाल उठने लगा है कि वो कांग्रेस जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम को काल्पनिक माना था, उस पार्टी में अपना लंबा सियासी जीवन बिताने वाले आजाद साहब को ये बात अभी क्यों याद आ रही है? आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। गुलाम नबी का आजाद ख्याल बयान। हिंदू पूर्वजों की संतान है मुसलमान। बयान पर तेज हुआ घमासान। 2024 के बाद देश का माहौल बदला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस कदर बदल जाएगा कि खुद को सनातनी साबित करने की होड़ सी मच जाएगी। इसकी कल्पना 2014 से पहले शायद किसी ने ना की हो। एक वक्त में हिंदू प्रतीकों की अनदेखी करने वाले दल भी इन दिनों हवन पूजन खूब कर रहे हैं। नैमिषारण्य में अखिलेश और शिवपाल यादव का किया गया यज्ञ आपको याद ही होगा।
लेकिन अब इससे 2 कदम आगे निकल गए हैं कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते पाए गए कि कश्मीर के सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं। पहले सुनिए वायरल वीडियो में क्या कहा गया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। अब आइए आपको गुलाम नबी आजाद के बयान की कुछ खास बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उनके मुताबिक इस्लाम धर्म 1500 साल पहले आया, हिंदू धर्म उससे कहीं ज्यादा पुराना है। मुगलों की फौज में 10-20 लोग बाहर से आए होंगे, बाकी सब हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। 600 साल पहले कश्मीर में कौन था? सभी कश्मीरी पंडित थे जो मुसलमान बन गए। सभी इसी हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। मौसम चुनावी हो, इस तरह के बयान सामने आए तो सियासी हलचल तेज होना लाजमी है। बीजेपी ने इस बयान के सामने आते ही पूरा मामला लपक लिया। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी का बयान कड़वे सच को स्वीकार करने जैसा, और मैं इसका स्वागत करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में पूर्णतः शांति बहाली की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। धारा 370 और 35 से खत्म करके समूचे भारत के साथ एक रस करने का काम किया गया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाजों को भी सबक सिखाया गया। कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का स्वागत किया, लेकिन तंज भरे लहजे में। सुनिए चक्रपाणी महाराज को। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से बयान दिया है कि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना है इस्लाम से तुलना करते हुए, बिल्कुल सही बोला है, यथार्थ बोला है। लेकिन यही है कि अगर पहले बोल दिए होते, बयान दे दिया होता, तो शायद कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि आ गया होता और कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कहती कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। मैं पूर्व कांग्रेस नेता। अब आपको सीधी तस्वीर बनारस से दिखाते हैं, जहां पर वाराणसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस दौरान यूथ 20 में पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, ये कन्वेंशन सेंटर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। ये तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं, जहां कल पहुंचे काशी धाम और इस दौरान पदाधिकारियों से संवाद किया। और आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।